नमस्ते और काउंटडाउन महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। इस बार दोराब और मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि गिरीश कुबेर हमारे साथ हैं। वे लोक सत्ता के संपादक हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक मुद्दों को समझने वाले बेहतरीन इंसान के रूप में जाना जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस चुनाव में आप राजनेताओं से ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन आप हर दिन लिख रहे हैं और हर कोई आपके लेख पढ़ता है और आपका यहाँ होना बहुत अच्छा है। तो वास्तव में पूरे महाराष्ट्र में यह चुनावी यात्रा बिल्कुल दिलचस्प है और दिलचस्प कारकों से भरी है। रास्ते में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने किसानों से बात की, हमने विभिन्न शहरों में विभिन्न लोगों से बात की और हमने सभी प्रमुख नेताओं से भी बात की। हमने शरद पवार, गडकरी जी, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे से बात की है। हमने छगन भुजबल और एक अद्भुत मराठा नेता से भी बात की और हम इस शो को इस भविष्यवाणी के साथ समाप्त करेंगे कि यह जटिल चुनाव में कौन जीतने वाला है। प्रत्येक पक्ष के सभी फायदे और नुकसान के संदर्भ में यह बहुत ही आकर्षक है। हम आपको जिस यात्रा पर ले जाएंगे वह महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में। हमने हैदराबाद से सोलापुर, सोलापुर से औरंगाबाद, औरंगाबाद से नासिक और फिर ठाणे और फिर मुंबई यानी मराठवाड़ा क्षेत्र तक की यात्रा की है। और वास्तव में यह थोड़ा पक्षपाती क्षेत्र है, क्योंकि यदि आप पारंपरिक रूप से मजबूत क्षेत्रों को देखें तो भाजपा की ताकत इस उत्तरी बेल्ट में है, शिवसेना तटीय बेल्ट में है और कांग्रेस या इंडिया थोड़ा आगे दक्षिण में है। तो जैसा कि हमने उन बड़े कारकों में से एक को देखा जिसने हमें तुरंत प्रभावित किया और इसे यहाँ अच्छी तरह से जाना भी जाता है, लेकिन इसका दस्तावेजीकरण करना वास्तव में बहुत दिलचस्प था। मराठों की आवाज़, मराठों की गुस्से वाली आवाज़, ज़रा सुनिए उन्हें क्या कहना है और वे क्यों नाखुश हैं। हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। मराठों को आरक्षण नहीं मिला है, किसानों को पैसा नहीं मिला है, इसलिए मेरा वोट कांग्रेस के लिए था। मराठा किसे वोट देंगे? दादा ने अभी तक हमें बताया नहीं है। दादा जो कहेंगे हम वही करेंगे। कौन? मनोज जारांगे पाटिल। हाँ, तो फिर आप निर्णय लेंगे। किसी भी विधायक या सांसद ने मराठा आरक्षण के बारे में बात नहीं की है। यही कारण है कि हम मंगेश साबले को वोट देंगे। मराठा आरक्षण नहीं दिया गया। जीएसटी एक मुद्दा है। रसोई गैस पहले 500 रुपए थी, लेकिन अब 1200 रुपए हो गई है। गरीबों के लिए कोई काम नहीं है। कम से कम कांग्रेस सरकार ने कुछ नौकरियां प्रदान दी थी कि, लेकिन वर्तमान सरकार के तहत कोई नौकरियां नहीं है। मैं मराठा हूँ, लेकिन मुझे आरक्षण नहीं दिया गया है। अगर मराठों को आरक्षण नहीं मिला तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। आपने मराठा आरक्षण क्यों नहीं दिया? हर कोई मुझे आपसे ये सवाल पूछने को कह रहा है। किसान हर कोई यही बात कह रहा है। हमारी सरकार ने मराठा आरक्षण दिया है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? 10% आरक्षण दिया गया है और यह कोर्ट में मान्य है। हाई कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है। वे बहुत गुस्से में हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि वे कितने गुस्से में हैं। उनके नाराज होने का कोई कारण नहीं है। मराठा आरक्षण पिछली सरकार को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हमारी सरकार ने दिया है। लोग क्या सोच रहे हैं? विपक्ष ने भ्रम पैदा किया है, लेकिन हमें लोगों को समझाना होगा और हम समझाएंगे। मराठा नेता वे कह रहे हैं कि वे बद्धा विरोध प्रदर्शन करेंगे, तब पी क्या करेंगे? हम उनकी मांगों का समाधान करेंगे। कांग्रेस ने हमें सबसे ज्यादा धोखा दिया है। उस समय हमारे पास 16% आरक्षण था, लेकिन कांग्रेस ने इसे जाने दिया। पिछले 15 सालों में भाजपा ने हमें और भी ज्यादा धोखा दिया है। कांग्रेस की तुलना में भाजपा ने हमें ज्यादा धोखा दिया है। इनमें से कोई भी हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा। दोनों ने हमें धोखा दिया है। हमने ओबीसी कोटे से उस आरक्षण खो दिया जिसके हम हकदार थे।
दोनों पार्टियों ने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर सरकार मराठा कुंबी समाज को आरक्षण नहीं देती है तो 4 जून से आमरण अनशन करूंगा। 4 जून से वे आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। 90% किसान आत्महत्याएं मराठा किसानों द्वारा की जाती है। मराठा किसानों द्वारा इतनी अधिक आत्महत्याएं क्यों की जाती है? फसलों का कम मूल्य आत्महत्या का प्रमुख कारण है। दूसरा कारण यह है कि मराठों को आरक्षण नहीं है, इसलिए लोगों को नौकरी और शिक्षा नहीं मिल रही है। हमें लोगों और समुदाय के लिए दोनों बिंदुओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। किसानों को फसलों का बेहतर मूल्य मिलना चाहिए और मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। संघर्ष अधिकारों के लिए है। फसलों का बेहतर मूल्य मिलना चाहिए, साथ ही हमें नौकरी और शिक्षा नहीं मिल रही है। इतने सारे मराठा, अन्य किसान कम हैं क्यों? 90% किसान मराठा हैं। राज्य में मराठा आबादी अधिक होने के बावजूद मराठाओं को आरक्षण से वंचित रखा गया है। हम किसान हैं, इसलिए गुस्सा अधिक है। दोराब के अनुसार इसका चुनाव पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि मराठा आबादी 28% से अधिक है। हाँ, और वे इस समय बहुत परेशान हैं क्योंकि आरक्षण का मुद्दा गायब नहीं हुआ है और आप जानते हैं कृषि संकट है। इसीलिए मुझे लगता है कि मराठा परेशान है। सवाल यह है कि वे किससे नाराज हैं। वोटों की गिनती होने पर हमें यही पता चलेगा। निस्संदेह उनमें से बहुतों ने कहा कि वे एनडीए से नाराज हैं, एकनाथ समूह, शिवसेना और बीजेपी से परेशान हैं। वे बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन जैसा कि दोराब कहते हैं, व्यवहार में उनमें से कई ने कहा कि हमने अभी तक अपने नेता से नहीं सुना है कि हमें किस पक्ष को वोट देना है, लेकिन अंदर से यह स्पष्ट था और वे इसे स्पष्ट कर रहे थे। चाहे कुछ भी करो, लेकिन इस सरकार को गिराओ। तो क्या आपको लगता है कि आप स्पष्ट रूप से किसी न किसी तरह से मतदान करने जा रहे हैं? हाँ, ऐसा होने जा रहा है क्योंकि मोदी शाह की भाजपा सराकर के आने के बाद से जो हुआ है, उन्होंने मराठा तंत्र को नष्ट कर दिया है। वे सहकारी समितियों में बेहद मजबूत थे। लगभग सभी चीनी सहकारी समितियां उनके द्वारा संचालित और स्वामित्व में हैं। वे डेयरी और सहकारी बैंकों और कृषि क्षेत्र में बेहद मजबूत हैं। तो सहकारी आंदोलन में शामिल होकर बीजेपी ने वास्तव में इसे खत्म करना शुरू कर दिया। इसलिए कृषि संकट के कारण वे अचानक शक्तिहीन हो गए हैं। 16 से 17 मुख्यमंत्रियों में से मेरा मतलब है कि उनमें से 3/4 मराठा हैं और मराठा अब सत्ता में नहीं है, न राजनीतिक रूप से, न आर्थिक स्तर पर और न ही राज्य के कृषि मुद्दे में। यह अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है और ऐसा लग रहा है कि वे हर क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लेकिन फिर भी मराठा एक सजातीय राज्यव्यापी समुदाय या जाति नहीं है। कुछ क्षेत्रों में मराठों को कुंबी कहा जाता है, जो कृषक, खेतीहर मजदूर, भूमिहीन मजदूर हैं। कुछ क्षेत्रों में मराठा जमींदार हैं, इसलिए उनकी प्रोफाइल में अंतर है। और एक चीज़ जो मराठा चाहते हैं वह ये है कि वे ओबीसी के भीतर 27-28% आरक्षण चाहते हैं। इसलिए बाकी ओबीसी बेहद चिंतित हैं। और हम जब छगन भुजबल से पूछते हैं, जो ओबीसी हैं, कि इस मराठा आंदोलन और लगभग विद्रोह के बारे में क्या सोचते हैं, सुनिए उनका इस पर क्या कहना था। मैं मराठों के खिलाफ नहीं हूँ। शुरू से ही, यानी पिछले 7-8 साल से ये आंदोलन चल रहा है कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। हम सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। सभी पार्टी के नेता भी यही बात कहते हैं। सभी पार्टियों के विचार भी एक जैसे हैं कि मराठों को O.B.C में नहीं बल्कि अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप ओबीसी हैं। मैं ओबीसी हूँ, लेकिन अन्य राजनीतिक नेता शरद पवार, एकनाथ शिंदे, हम सभी ऐसा कहते हैं। लेकिन मराठा समुदाय के उस नए नेता ने कहा कि नहीं, हम केवल ओबीसी में आरक्षण चाहते हैं। अब ओबीसी में बमुश्किल 27% है और अब तक सरकार ने घोषणा की है कि केवल 9.5%, जबकि यह 27% भी नहीं। केंद्र सरकार में 2% या 3% है और अब वे इन आरक्षणों के अंतर्गत आना चाहते हैं, जिसमें 57% आबादी ओबीसी की है और सबसे गरीब लोग ओबीसी में हैं, जैसे V.J.N.T हैं। अगर उन्हें ओबीसी आरक्षण मिल गया
तो जो थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है वह भी हम खो देंगे। तो कृपया आप एक अलग कोटा बनाएं। और हमने उसी के अनुसार दिया भी। फिर भी वह आदमी कहता है हम रैली करेंगे, हमें ओबीसी कोटा चाहिए। अब हम सभी पार्टियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो ये स्टैंड ले कि नहीं, O.B.C कोटा को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि O.B.C भी कुछ और सोचेगा। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। इसका समाधान नहीं हुआ, फिर भी यह अब बढ़ता ही जा रहा है। हम चुप हैं। हमने कहा हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हमने कहा हमारा कोटा बचा लीजिए, कृपया मुझे कुछ और न दे, मुझे बचा ओबीसी। लेकिन वह कहते हैं नहीं, हमें कोई अलग कोटा नहीं चाहिए, हमें केवल ओबीसी कोटा चाहिए। यह क्या जिद हुई? 3-4 ओबीसी आयोग इसे खारिज कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है। वे कहते हैं यह सत्ताधारी कौम है। मराठा एक शासक समुदाय है। मराठा मुख्यमंत्री हैं, मराठा मंत्री हैं। 50% से ज्यादा विधायक और सांसद मराठा हैं। चीनी के कारखाने हो या दूध व्यवसाय, बैंक आदि सब मराठा हैं। फिर कैसे कह सकते हैं कि ये पिछड़ा समुदाय है? पिछड़ेपन का निर्णय तुलना के आधार पर किया जाता है। इस तरह हर कोई पिछड़ा हुआ है। हम तुलना करते हैं कि कौन प्रभुत्वशाली है और कौन उत्पीड़ित है। इससे थोड़ा आगे देखिए। एक दूसरे के खिलाफ विरोध के मामले में ओबीसी बनाम मराठा काफ़ी गंभीर समस्या हो सकती है। वे दोनों बहुत जोर शोर से कह रहे थे कि वे इस बारे में कुछ करेंगे। यह गंभीर है क्योंकि एक राजनीतिक इकाई के रूप में ओबीसी 1980 से हमेशा भाजपा के साथ रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब महाराष्ट्र में भाजपा को एहसास हुआ कि कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए जिनका अल्पसंख्यक समर्थन आधार है, उन्हें भी अपनी तरह का एक आधार चाहिए। तो एक आरएसएस प्रचारक थे जो भाजपा में एक तरह से संगठन सचिव थे, श्री वसंतराव भागवत। वे प्रमोद महाजन के राजनीतिक गुरु थे, इसलिए उन्होंने माधव, माली, धनगर, बंजारी नामक एक प्रकार का फॉर्मूला तैयार किया। श्री भुजबल उस माली नामक समुदाय से हैं, जो मूल रूप से बागवानी करने वाले लोग हैं। परंपरागत रूप से ओबीसी मजबूती से भाजपा के साथ रहा है और अब भाजपा मराठों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। तो आपके पास दोनों समूह नहीं हो सकते, एक तरफ नहीं हो सकते। हाँ, और यही वह टकराव है जिसे संभालना भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा है। तो दोराब ओबीसी के संदर्भ में वे भाजपा को वोट देंगे क्योंकि मोदी भी ओबीसी हैं। ये मत भूलिए, भुजबल एक एनसीपी नेता थे और जैसा कि गिरीश कह रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे चीनी सहकारी समितियों पर कब्जा कर लिया है और ये विखे पाटिल हैं। चीनी सहकारी समितियां एक तरह से महाराष्ट्र को नियंत्रित कर रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे एक के बाद एक नेताओं को भाजपा में शामिल कर लिया। तो आज जो आधे नेता या आधे से ज्यादा सहकारी बैंक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक भी चले गए, उसका नेतृत्व अजित पवार करते थे। इसलिए उन्होंने वास्तव में मराठों को अपने साथ मिला लिया। छगन भुजबल कहते हैं कि आप जानते हैं कि मराठा हमेशा से शासक रहे हैं, उन्हें आरक्षण कैसे मिल सकता है, लेकिन वे ओबीसी हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे एक अंतर्निहित कारण है। अब मराठों से हटकर राजनीतिक पहलुओं पर जाएं तो महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वह काफ़ी दिलचस्प है। वर्षों के वर्चस्व के बाद अब भाजपा को चिंताजनक संकेत मिल रहे हैं। एनडीए और हाल ही में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के प्रति समर्थन बढ़ने की बढ़ती प्रवृत्ति देखने को ईल रही है। देखा जाए तो 2014 में एनडीए को 87% सीटें मिली और उस समय यूपीए को 13% सीटें मिली, यानी 87-13% थीं, और वह एक तरह से सपाट ही रहा। और फिर हाल के पंचायत चुनावों में जो ज़मीनी माहौल के अच्छे संकेतक हैं और उनके पूर्वानुमान भी ख़राब नहीं हैं, सिवाय इसके कि ये लगभग 2 साल पहले हुए थे, हाल के पंचायत चुनावों में एनडीए 40% सीटों पर सिमट गया था। अब दूसरी ओर ज़रा कांग्रेस और उसके सहयोगियों को देखें, वे 13% थे। वे 2019 विधानसभा चुनावों में थोड़ा ऊपर बढ़कर लगभग 35% और फिर
लगभग 10% हो गए और फिर पंचायतों में 42% सीटों तक पहुंच गए, यानी एनडीए से 2% ज़्यादा सीटें। ये एक बड़ा बदलाव है। ये जारी रहेगा या नहीं, ये तो दोरा भी बता सकते हैं। आश्चर्यजनक कारकों में से एक जो वास्तव में हमारे सहयोगी रुचिर शर्मा ने हमें बताया, वह यह है कि हम सभी महाराष्ट्र को इस देश का एक उभरता हुआ राज्य मानते हैं, जो व्यापार के लिए जाना जाता है, उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में दुखद गिरावट आई है। यदि आप इसे 15 साल पहले या सिर्फ 15 साल पहले देखें तो महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे स्थान पर था। दूसरे शब्दों में इस देश में दूसरा सबसे अमीर राज्य था। अब इस वर्ष, पिछले वर्ष 2023 में जहां नवीनतम डेटा दूसरे से 9वें स्थान पर चला गया है, देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले आज यह जहां खड़ा है उसमें एक नाटकीय गिरावट आई है, जबकि तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य पहले और दूसरे स्थान पर आ गए हैं जहां महाराष्ट्र हुआ करता था। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की सूची में नीचे आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? और यदि आप सरकार बनाते हैं तो महाराष्ट्र को फिर से देश के शीर्ष राज्यों में से एक के रूप में ऊपर लाने के लिए क्या किया जा सकता है? हमने कई वर्षों से देखा है, महाराष्ट्र शीर्ष राज्यों में से एक था। अब 2-3 चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तो निवेश का माहौल नहीं है। निवेश का माहौल। लोग महाराष्ट्र में निवेश करना चाहते थे। राज्य नेतृत्व जो सरकार को नियंत्रित कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वहां निवेश होगा। भारी गिरावट। देश भर में हर कोई इसे नहीं जानता है क्योंकि छवि अभी भी बॉम्बे की है, लेकिन यह भी एक अंतर्निहित असंतोष का कारण होगा। हाँ, यदि आप मुंबई को महाराष्ट्र से निकाल दें तो महाराष्ट्र बिहार या उड़ीसा से बेहतर नहीं है। यह बुरा है। स्वर्णिम त्रिकोण को छोड़कर कोई निवेश नहीं आ रहा है और इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। एक तो हमारे यहाँ चल रही राजनीतिक खींचतान वाली सरकारें हैं, इसलिए उनमें स्पष्ट रूप से फोकस की कमी है। दूसरा कारण यह है कि अब तक, मेरा मतलब है कि मैं पिछले 4 दशकों से इस पेशे में हूँ, मैंने कभी भी मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री द्वारा अनुमोदित किसी परियोजना को अटकते हुए नहीं देखा है, क्योंकि जिसे हम मराठी ग्राम दैवत कहते हैं, राजनीतिक धमकियां, राजनीतिक जबरन वसूली और उद्योगपति उससे बहुत चिंतित हैं। सभी ने सत्ता में बैठे सभी बड़े लोगों को इसके बारे में बताया है। और तीसरा तत्व जो महाराष्ट्र 2014 से देखा जा रहा है, वह इतना मित्रवत राज्य नहीं है, इतना मित्रवत केंद्र नहीं है। तो ये शब्द अंततः यहाँ बंद गया है। ये ICED, इनकम टैक्स, CBI और ED यहाँ सबको घेरे में लिया जा रहा है और उद्योगपतियों को ये पसंद नहीं है। प्रतिक्रिया हो सकती है। आज सुबह श्री पवार ने मुझसे कहा कि पुराने दिनों में जब कोई उद्योगपति भारत आना चाहता था तो सबसे पहले वह महाराष्ट्र के बारे में सोचता था। हाँ, और अब ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तथ्य पर कुछ हद तक नाराजगी है कि महाराष्ट्र को लगता है कि कई परियोजनाएं जो उसे मिलनी चाहिए थीं, वे सीमा के उत्तर में चली गईं। गुजरात। हाँ, सीमा के उत्तर में गुजरात तक। फिर रिश्ते पारंपरिक हैं। क्या वह अंतर्निहित गुजरात भावना है? दरअसल प्याज में भी गुजरात में सफ़ेद प्याज है, महाराष्ट्र में लाल प्याज है और प्याज किसानों में भयानक नाराज़गी है क्योंकि उन्होंने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने शुरू में दोनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर उन्होंने पहले गुजरात के सफ़ेद प्याज के भारतीय निर्यातकों पर से प्रतिबंध हटा दिया, उन्हें जाने दिया, निर्यात जारी रखा और फिर बहुत विरोध के बाद उन्होंने लाल प्याज की अनुमति दी। लेकिन सुनिए, नाराज प्याज किसानों का क्या कहना है। हम वापस जा रहे हैं। कीमत 1000 रुपये कम हो गई है, पहले ये 2000 थी। इसे कैसे आधा कर दिया गया? इसीलिए तो आप वापस जा रहे हो? हाँ, हम इसे अपने साथ वापस ले जा रहे हैं। वे जानते थे कि चुनाव करीब हैं, इसलिए सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध हटा लिया गया है। हालांकि हमें MPP न्यूनतम निर्यात मूल्य के लिए $550 का भुगतान करना होगा। यह इस पर अतिरिक्त 40% शुल्क है।
जिसका कुल योग प्रति टन $220 शुल्क है। पाकिस्तान में प्याज का रेट $350 में है, जो हमारे मुकाबले काफी कम है, जिसके कारण हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान निर्यात कर रहा है और हम नहीं। प्रतिबंध और निर्यात व्यापार में उतार चढ़ाव के कारण किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है। तो आपको घाटा हो रहा है? हाँ, हमें घाटा हो रहा है। मेरे पास अपनी कृषि भूमि है। मैं 2 ट्रैक्टर प्याज लाया, जिसके बदले मुझे सिर्फ 900 रुपए मिले हैं। इससे बमुश्किल मेरा खर्च निकल पाता है, इसलिए मैंने उपज वापस उठा ली। इससे आपका खर्च पूरा नहीं हुआ? नहीं, तो आपने इसे वापस उठा लिया? मैंने उपज वापस उठा। उपज घर पर पड़ी है और मैं अब यहाँ काम करने आया हूँ। आमतौर पे ये होगा, ये बहुत अधिक में बिकेगा। प्रति किलो कितना? अभी यह कीमत 12 से 14 रुपए प्रति किलो के आसपास है। 12 से 13 रुपये किलो। लेकिन अगर निर्यात मुफ्त है तो यह लगभग 20 से 25 रुपए तक जा सकता है। तो क्या वास्तव में किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं? लागत भी नहीं। लागत कितनी है? जनाब, लागत करीब 15 से 20 रुपए प्रति किलो है। और आपको 12 से 13 रुपये मिल रहे हैं, और ऐसा क्यों हुआ? निर्यात प्रतिबंध के कारण। निर्यात ने किसानों को काफी चिंता में डाल दिया है। प्याज पर पाकिस्तान का टैक्स 375 है, जबकि हमारा टैक्स 575 है। तो पाकिस्तान को फायदा? हाँ, लेकिन देश के लिए मोदी जी। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? किसानों के पास कुछ नहीं है। भारत मुख्यतः एक कृषि अर्थव्यवस्था है। अगर किसानों के पास पैसा होगा तभी बाजारों में नकदी का प्रवाह होगा, नहीं तो मंदी आ जाएगी। लागत और आपको मिलने वाला रिटर्न क्या है? प्रति एकड़ 80,000 की लागत आती है। हम 1 एकड़ में 80 क्विंटल उत्पादन करते हैं। हम इसे रुपये में बेचते हैं। 800 से 1,000 रुपये प्रति क्विंटल बेचते हैं। हमारा खर्चा नहीं निकल पाता। ये हमारे लिए नुकसान है। हम बदलाव लाएंगे। हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमने मोदी को कई मौके दिए हैं, हमें उसे एक और मौका क्यों दें? हमने ये सोचकर उन्हें मौका दिया कि वे निर्यात पर से प्रतिबंध हटा देंगे। चूंकि कुछ भी नहीं बदला, हम निर्यात करने में असमर्थ थे। चुनाव के कारण उन्होंने प्रतिबंध हटा लिया है और टैक्स लगा दिया है। सिर्फ सरकार को फायदा हो रहा है, किसानों को नहीं। हम घाटे में हैं। शहरों में रहने वाले लोग कम कीमत पर प्याज चाहते हैं, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। उन्हें लगता है कि शहर में उनका वोट शेयर बड़ा है, इसलिए वे हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। एक समय था जब प्याज के दाम ऊंचे थे, तब सरकार गिर गई थी। इस वजह से सरकार मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण रखती है। अब किसान कह रहे हैं, दाम बढ़ेंगे तो सरकार गिरेगी, कीमतें गिरेंगी तो सरकार भी गिरेगी। यही संदेश देने के लिए किसान एकजुट हुए हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम में भी यही दिखेगा। प्याज के निर्यात पर रोक को लेकर हमने कई किसानों से बात की है। वे सचमुच गुस्से में हैं। वे अपने ट्रैक्टरों में प्याज भरकर लाते हैं और अंततः उन्हें 800 रुपये मिल रहे अहीन, इसलिए वे सारा माल घर वापस ले जा रहे हैं और घर में पड़ा हुआ है। और ये सभी इस बात से नाराज़ हैं कि सबसे पहले गुजरात के प्याज से प्रतिबंध हटाया गया। क्यों? महाराष्ट्र ने कौन सा पाप किया है? जैसे 2-3 दिन पहले मोदी जी ने ओडिशा के नवीन बाबू को चुनौती दी थी। नवीन बाबू, बिना कागज हाथ में लिए बताइए कि आपके राज्य में कितने जिले हैं और उनकी राजधानियां कौन सी हैं। ये मैंने पहली बार सुना। तो मैं मोदी जी को ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आपके देश में गुजरात के अलावा कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियां कौन सी हैं? और गुजरात के अलावा आपने इन राज्यों को क्या दिया है, मुझे बताओ। यहाँ तक कि जब हम प्रभावित हुए, जब हम ताउते चक्रवात से प्रभावित हुए, हमें नुकसान हुआ, गुजरात को नुकसान हुआ। वे कभी महाराष्ट्र नहीं आए, हमें कभी भी NDRF या उन्होंने जो भी मदद दी उससे 1 रुपया भी नहीं मिला। गुजरात को जो मिला उसके अलावा 1500 करोड़ मिले। कोविड के दौरान पिछले 2 सप्ताह में उन्होंने जो भी दौरे किए, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने महाराष्ट्र का एक भी दौरा नहीं किया।
शायद पिछले 2 वर्ष में 1 या 2 दौरे किए उन परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए जिन्हें हमने शुरू किया था, चाहे वह बुलेट ट्रेन परियोजना हो, डायमंड बोर्स, वेदांत, फॉक्सकॉन, प्याज हो। ऐसा लगता है कि गुजरात के लिए एक निश्चित पूर्वाग्रह है जो शायद हर दूसरे राज्य के मुकाबले है। वहीं झारखंड में कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, गुजरात को सब कुछ क्यों मिल रहा है, झारखंड को क्यों नहीं? तो हम सभी उस दंश को महसूस कर रहे हैं। हम सबने 2014 में भाजपा की सरकार चुनी थी। उन्होंने यहाँ कुछ निवेश की योजना बनाई थी। विशाल, वेदांत, फॉक्सकॉन, यह लगभग 1,49,000 रुपए था। हमारी सरकार में यह लगभग तय हो गया था कि यह उद्योग पुणे आ रहा है। रातों रात सरकार बदली तो गुजरात ले गए। एयरबस, टाटा, हर कोई किसकी वकालत कर रहा था। हमारे पास निहार, विदर्भ में किसके लिए जगह थी। बल्क डक पार्क जो मूलतः रायगढ़, रोहा में पाना था। मेडिकल डिवाइस पार्क ऑरिक सिटी, छत्रपति संभाजी नगर के पास बनने वाला था। सौर ऊर्जा उपकरण पार्क, वह भी गुजरात को दे दिया गया। एक विश्व कप फाइनल दे दिया। डॉक्टर साहब, क्या आप क्रिकेट प्रशंसक हैं और आप बेहतर जानते हैं कि वानखेड़े में फाइनल के सबसे लायक है। इसे क्रिकेट का पंधारी कहा जाता है। तो बात यह है कि हमें भारत भर के विभिन्न राज्यों में जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि यह उनका अधिकार है। जो हमारा था उसे गुजरात को दे दिया गया है। तो जैसा कि ठाकरे, जो अब वास्तव में भयानक लड़ाई के मूड में हैं, वे इस बात की ओर इशारा करते रहेंगे कि गुजरात महाराष्ट्र दोनों के बीच थोड़ा तनाव है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि केंद्र महाराष्ट्र के बजाय गुजरात का पक्ष ले रहा है और आप इसे देख सकते हैं, और प्याज उत्पादकों में भी इसे लेकर गुस्सा है। लेकिन प्रणय, ये पिछले 20 वर्षों से एक मुद्दा रहा है। हर बार जब वे निर्यात करना चाहते हैं, क्योंकि दुबई में कीमतें अधिक हैं, तो वे निर्यात रोक देते हैं। सवाल ये है कि बंबई और उसके जैसे स्थानों के लोगों की रक्षा कौन करेगा? मेरा सवाल यह है कि आप किसी आदमी को शर्त निर्यात न करने के लिए न कहें क्योंकि यहाँ कपास की कमी है, लेकिन यह गरीब आदमी है। मेरा मतलब है कि यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसे वह पैसा दें जो दुबई भुगतान करेगा। आप शहरी अमीरों को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? उसे उस अंतर का भुगतान किया जाना चाहिए। आपके पास एमएसपी है और आपने सब्सिडी दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कृषि संकट इसलिए भी है क्योंकि कृषि में कोई बदलाव नहीं आया है। चीनी 90% पानी को करते हैं। अब आपको कभी भी उत्तरी दिशा में कपास नहीं उगाना चाहिए जहां पानी नहीं है, लेकिन इस परंपरा को कोई भी बदलने को तैयार नहीं है। कृषि पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ज्यादातर विधायक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। और प्याज के मामले में इसके निर्यात पर आप मुझसे 40 रुपए निर्यात टैक्स ले रहे हैं। हाँ, वे कह रहे हैं अभी तो आपने थोड़ा रिलीज किया है, लेकिन ऊपर से टैक्स लगा दिया। तो ये अब एक प्रमुख मुद्दा होने से अलग है। प्याज पहले भी एक मुद्दा रहा है और मुझे लगता है कि सरकार इसे लेकर चिंतित थी। आप जानते हैं, प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं तो आप चुनाव हार सकते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका है। तो मुझे लगता है कि किसानों में से एक ने कहा कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो आप चुनाव हार जाते हैं, कीमतें गिरेंगी तो सरकार गिरेगी। तो ये काफ़ी व्यापक समस्या है। निस्संदेह ये केवल उत्तर में है, शायद इसलिए कि प्याज उत्तर में पैदा होता है। किसानों में यह भावना है कि सरकार हमें दंडित कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को कृषि संबंधी उन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यही वह सजा है जो हम भुगत रहे हैं। और वे किस तरह की भावना व्यक्त करते हैं आप खुले तौर पर जानते हैं। इसलिए कृषि संकट चुनाव के दौरान एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा है। और जैसे ही हम प्याज किसानों के बीच बढ़ते गुस्से और गुस्से के भंवर के बारे में बात कर रहे हैं, हमें यहाँ मरीन ड्राइव पर एक भंवर देखने को मिल रहा है। बम्बई में धूल भरी आंधी चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। इसकी सचमुच ज़रूरत है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। अब चलते हैं उस पहलू पर कि जहाँ महाराष्ट्र वर्षों से अखिल भारतीय छवि, अखिल भारतीय राजनीति की ही राह पर चल रहा है।
आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश दो दलीय प्रणाली या दो गठबंधन प्रणाली की ओर बढ़ रहा है और यही मतदाता हैं। मतदाता अब निर्दलीयों को कम वोट दे रहे हैं। वे 14% से घटकर 6% से नीचे आ गए हैं और दो प्रमुख दलों या गठबंधनों का संयोजन अब लगभग 90% हो गया है, जबकि वे पहले 76% हुआ करते थे। महाराष्ट्र में यदि आप इस बार के गठबंधनों को देखें तो यह वास्तव में विभिन्न प्रकार की पार्टियों और लोगों का एक अभूतपूर्व गठजोड़ है। एक तरफ एनडीए में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे समूह है। भाजपा 28 सीटों पर, शिवसेना शिंदे समूह 15 सीटों पर और एनसीपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इंडियन गठबंधन की ओर से कांग्रेस के पास 17 सीटें, शिवसेना के उद्धव ठाकरे समूह के पास 21 सीटें और एनसीपी के पास 10 सीटें हैं। अब इस गठबंधन से संभावना है कि दरअसल दोनों गठबंधनों को 90% से ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है। इसलिए यह दो दलीय या दो गठबंधन प्रणाली में तब्दील हो रही है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे की भरपाई करती हैं। आप एक पार्टी में हार रहे हैं और गठबंधन कुछ क्षेत्रों या मतदाताओं के कुछ हिस्सों को कमज़ोर करते हैं, लेकिन अन्य लोग उस क्षेत्र में मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए शहरी मतदाताओं के बीच एनडीए मजबूत है और ग्रामीण मतदाताओं के बीच इंडिया मजबूत है। एनडीए के आंकड़ों पर नज़र डालें तो शहरी इलाकों में औसत से करीब 5% ज़्यादा वोट हैं, जबकि ग्रामीण सीटों पर औसत से 8% ज़्यादा वोट हैं। तो उनमें से कुछ अधिक शहरी हैं और कुछ अधिक ग्रामीण हैं। तो ये एक दिलचस्प संयोजन है जो वर्षों में बदलता है, लेकिन इससे सत्तारूढ़ दल को मदद मिल सकती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा ऐतिहासिक रूप से एक शहरी पार्टी थी। हाँ, तभी तो व्यापक है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये एक शहरी पार्टी है तो ये समूह नेता है। अन्य कारकों में से एक जो भाजपा गठबंधन की मदद कर सकता है वे महिलाएं। ये उन कुछ राज्यों में से एक है जहां महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं की तुलना में बहुत कम है। क्या आपने पूरे उत्तर और अधिकांश दक्षिण में देखा है महिला मतदाताओं का प्रतिशत या तो पुरुषों के बराबर रहा है, जो पुरुषों से आगे निकल गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पुरुषों का मतदान 62.4% है, जबकि महिलाओं का मतदान केवल 58.8% है। तो ये एक दिलचस्प कारक है जो महाराष्ट्र को अलग बनाता है। खासकर महिला मतदाता वोट नहीं कर पाती हैं। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वे मतदाता पहचान पत्र सूची में नहीं हैं। इस अनुभव के बाद ये मेरी भी सच्ची भावना है। मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने जा रहा हूँ और न ही मैं चुनाव आयोग की आलोचना भी करना चाहता हूँ, लेकिन यही उचित समय है कि हमें एक बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए और यह मतदाता का मौलिक अधिकार है और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई पेशेवर लोग नहीं हैं जो पहले से ही मतदाता सूची तैयार कर रहे हों। जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वह ठेके पर काम करने वाले हैं और दुर्भाग्य है कि बहुत से लोग वास्तव में वोट के अधिकार के बावजूद वोट करने की उम्मीद नहीं है और इसलिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं है। मैंने डेटा देखा है, 21 मिलियन महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। वे 18 वर्ष से अधिक की हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं है। 21 करोड़। बिल्कुल सही। जब उन्हें आधार कार्ड मिल गया है तो इसका मतलब है कि वे नागरिक हैं। उनके पास इस निर्णय का कोई सबूत है कि हम उस निविदा वोट को पंजीकृत कर सकते हैं और क्रेडेंशियल्स को सत्यापित करने के बाद हम उसे गिन सकते हैं। लेकिन मतदान एक मौलिक अधिकार है और हमें इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। तो क्या आप उसके लिए लड़ेंगे? मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करने जा रहा हूं कि आपके पास एक पारदर्शी तरीका होना चाहिए जिसमें सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग किया जाए। आपके पास अच्छी प्रणाली हो, न कि इस अनुबंध के आधार पर आधे अधूरे लोग जो इसके बारे में बहुत गंभीर नहीं हैं। तो जब हम इन ग्रामीण को जोड़ते हैं, शहरी पुरुषों, महिलाओं, यह अभी भी एक समझौता नहीं हुआ है। आप कभी नहीं जानते कि मराठा प्याज के अलावा कौन सी पार्टी जीतने वाली है। लेकिन फिर क्या वे उत्तर में हैं या यह मनोदशा पूरे देश में फैली हुई है? कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से चीजें हैं
मेरा मतलब है कि अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए इंडिया गठबंधन को भाजपा पर बढ़त मिल रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला यह कि यह कृषि संकट है और नौकरी छूटना तथा रोजगार शहरों में एक मुद्दा है, और जैसा कि आपने सही कहा कि महिला कारक, यह उत्तर की तरह उतना प्रभावी नहीं होगा। लाभार्थी महिला मतदाता जो महाराष्ट्र में हैं, वे कार्रवाई से गायब रहेंगी। इसके अलावा जब आप सिर्फ उत्तर बनाम पूरे देश के बारे में सोचते हैं तो 15 वर्षों की अवधि में दूसरे से 9वें सबसे अमीर राज्य के रूप में महाराष्ट्र की गिरावट की यह प्रवृत्ति पूरे महाराष्ट्र की घटना होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आर्थिक मुद्दे उन्हें आकर्षित नहीं करते जब तक यह न देखा जाए कि कोई आपकी नौकरी चुरा रहा है। तो इसीलिए गुजरात बनाम महाराष्ट्र, कर्नाटक बनाम महाराष्ट्र। बिल्कुल, जैसा कि वे कहते हैं, किसी मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनने के लिए उसे 2 कारकों को पूरा करना होगा। एक तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, दूसरे एक पक्ष दूसरे से बेहतर होना चाहिए। यदि वे दोनों समान रूप से बुरे हैं तो यह मेरे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। तो शायद वे अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार पर दोनों पक्षों को देखते हैं। वे दोनों समान रूप से बुरे हैं, लेकिन यह असंतोष सिर्फ नौकरियों को लेकर हो, आप जानते हैं, बहुत अधिक व्यक्तिगत। पिछले 3-4 वर्षों में फॉक्सकॉन जैसे मेगा प्रोजेक्ट आए, लेकिन दुर्भाग्य से वे यहाँ नहीं लगे। गुजरात में भी कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन जाहिर तौर पर वेदांता के श्री अग्रवाल का कहना है कि यह एक रिपोर्ट थी और इसकी पुष्टि करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें गुजरात भेज रिपोर्ट में यही कहा गया है। इसे साफ तौर पर महाराष्ट्र में दिल्ली के अतिक्रमण के तौर पर देखा जा रहा है, और यह वह कहानी है जिसे महाराष्ट्रवासी शिवाजी के दिनों से ही सुनना पसंद करते हैं। दिल्ली लूटने पर उतारू है, महाराष्ट्र को फायदा। दिल्ली महाराष्ट्रियों के साथ अन्याय करने पर उतारू है। इसलिए ऐसा कोई एक नेता नहीं है जो कार्यभार संभाल सके। दिल्ली की ताकत है, और यह कहानी वास्तव में 400 साल बाद भी गूंजती है। वास्तव में पारसियों में भी। मत भूलिए कि जब महाराष्ट्र बना तो बंबई टूट गया था। एक पौज था, गुजरातियों का दबाव था कि बॉम्बे को एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, और मराठा इस बात को भूले हैं कि आप जानते हैं कि वे हमारा गहना ले जा रहे हैं। और क्योंकि बंबई पर हमेशा गुजरातियों का प्रभुत्व था, इसलिए वे आबादी में छोटे हैं, पैसे में बड़े हैं। अंत में आइए देखें कि लोग इस चुनाव में क्या पूर्वानुमान लगा रहे हैं। पूर्वानुमान लगाना वाकई मुश्किल है, और वे यही कह रहे हैं। जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार ये लगभग 6 सप्ताह पहले ही स्टॉक किए गए थे। मान लीजिए कि एनडीए को 33 सीटें मिलेंगी और इंडिया या एमवीए को 15 सीटें मिलेंगी, यानी 33, 8 सीट नीचे, और इंडिया को 15 यानी 10। इस यात्रा के दौरान हम जिन पत्रकारों और विश्लेषकों से मिले, हमने सब नोट कर लिया। हम हमेशा उनके पूर्वानुमान पूछते हैं, और वे कहते हैं कि एनडीए 28 यानी 13 कम और इंडिया 20 यानी 15 ज़्यादा। ये काफ़ी बड़ा नुकसान है। और अंत में यदि आप सिर्फ पंचायत चुनावों को देखें, और ऐतिहासिक रूप से पंचायत चुनाव इस बात का अच्छा संकेतक रहे हैं कि जनमत सर्वेक्षणों और आप जैसे सर्वेक्षणकर्ताओं की तुलना में मूड क्या बेहतर है, तो मैं इसका उल्लेख नहीं करूँगा। यदि पंचायत चुनाव अच्छे पूर्वानुमानकर्ता या मूड के अच्छे संकेतक हैं, तो यह बताता है कि एनडीए को 24 सीटें मिल रही हैं, यानी 17 सीटें कम, और इंडिया को 24 सीटें मिल रही हैं, यानी 19 सीटें ज़्यादा। दोराब, ये बहुत बड़े बदलाव हैं। मुझे लगता है कि चूंकि हमने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है, तो यह स्पष्ट है कि एनडीए को 41 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। यह स्पष्ट है कि यह कितना गिरता है। मुझे लगता है कि यह इस पर निर्भर करेगा। यह सही है, कोई नहीं बता सकता है। मेरा मतलब है कि मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि गिरीश जैसे लोग, जिनके पास सिर्फ अपनी जानकारी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में घूमते और लोगन से मिलते हैं। मेरा मतलब है कि पहली बात यह है कि लोग आमतौर पर कह रहे हैं कि यह 41 सीट नहीं होने वाली है, यह संख्या नीचे आने वाली है। 100% ऐसा ही दिखता है।
तो भाजपा और एनडीए 30 के आंकड़े को छू रहा है। अगर 30 अधिक है तो उन्हें इसका जश्न मनाना चाहिए। और उनमें से कुछ ये भी कह रहे हैं, है ना, भाजपा नेता भी कह रहे हैं, वे जानते हैं कि यह अब हवा में है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कई कारण हैं, तो इसके बारे में कुछ भी, और खासकर दल बदल का यह खेल भाजपा पिछले 2 साल से खेल रही है। देखा जाए तो यह लोगों को रास नहीं आ रहा है। वे मूल रूप से महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको यह बताने नहीं देंगे कि पिछले 2 वर्षों में भाजपा ने विशेष रूप से शिवसेना के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। शिवसेना को तोड़ना और पूरा मुद्दा ऐसा लगता है जैसे कि एक एजेंडा है जो भाजपा के लिए 2 राजनीतिक परिवारों के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक तो ठाकरे को सजा देने जैसा है और पवारों के लिए एक सबक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी राजनीति महाराष्ट्र के इर्द गिर्द घूम रही है। आपका मतलब है कि उन दोनों के प्रति एक प्रकार की सहानुभूति है? हाँ, उनके प्रति बहुत सहानुभूति है। उद्धव ठाकरे के लिए और शरद पवार के लिए, क्योंकि उनसे उनके लोगों को तोड़ा गया है। हाँ, दरअसल उनका अपना परिवार ही उनसे अलग हो गया है। ये मत भूलिए कि ये महाराष्ट्र राज्य की पार्टियां हैं, ये राष्ट्रीय पार्टियां नहीं हैं। यहाँ 2 स्थानीय पार्टियां हैं और उन्हें तोड़ा जा रहा है। हाँ, और वे वास्तव में पारंपरिक रूप से मजबूत पार्टियां हैं। और ये कहानी कुछ ऐसी थी कि कैसे वरुण गांधी ने रायबरेली में राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसी तरह बारामती में भी इसे टाला जा सकता था। बारामती पश्चिमी महाराष्ट्र की इस पूरी राजनीतिक गतिविधि का एक प्रकार से बहुत ही तंत्रिका केंद्र बन गया है कि परिवार के 2 सदस्य लड़ रहे हैं। परिवार के 2 सदस्य, और कहानी यह थी कि ऐसा नहीं था कि अजित पवार अपनी पत्नी को मैदान में उतारने के इच्छुक थे क्योंकि बीजेपी जिद कर रही थी। अजित पवार की पत्नी बनाम शरद पवार की बेटी। हाँ, और यही वह खेल था जिसे भाजपा खेलना चाहती थी, और यही सौदेबाजी में हुआ है। नतीजा देखना दिलचस्प होगा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कौन जीत रहा है, क्योंकि इसके अलावा हो यह रहा है कि ज्यादातर सीटों पर उद्धव सेना और एकनाथ शिंदे सेना एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो यह वास्तव में एक पारिवारिक झगड़ा है। 2 भाई लड़ रहे हैं। नहीं, उनके पास अलग अलग सीटें हो सकती थीं, लेकिन नहीं, वे एक दूसरे से सीधे मुकाबला कर रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं कि पारिवारिक लड़ाई हमेशा बहुत कड़वी लड़ाई होती है। जैसा कि आप जानते हैं, शुरुआत में भाजपा का मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधी था, और उन सभी तथाकथित भ्रष्ट नेताओं का कहना है कि वे उनके पक्ष में हैं। ये भी निश्चित है कि यह भाजपा के खिलाफ काम कर रहा है। अंतिम शब्द जो हालात का निचोड़ देते हैं, और परिणाम आने के बाद हम इसे फिर से दोहराएंगे। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और बिहार एनडीए की संख्या को कम करने में निर्णायक होंगे। पिछले चुनाव में दोनों राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 80 में से 80 सीटें उनके पास थीं। 29 वहां और 41 यहाँ। 80 सीटें भाजपा के लिए 80 सीटें। इसलिए महाराष्ट्र में इस बार मुझे लगता है कि 20 से अधिक सीटों का नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन के लिए 26 से 28 सीटों का फायदा। और कई लोग वहां 20% नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। इसलिए इन दोनों राज्यों में 40% से अधिक नुकसान हो सकता है। ये बहुत बड़ा प्रभाव है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर, काउंटडाउन महाराष्ट्र में बस इतना ही। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पलों में लिए चलते हैं। मतदाताओं का क्या कहना है और वरिष्ठ नेताओं का क्या कहना है। आपके लिए मुख्य बातें देखने के लिए धन्यवाद। ये फैसले चल रहे चुनावों के कारण लिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को इसकी पूरी जानकारी है। लोकसभा चुनाव नतीजों में भी यही दिखेगा। महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं रही है। महाराष्ट्र के लोग बहुत उद्यमशील, मेहनती हैं। जब से महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई है, तब से उद्योग, विदेशी निवेश और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। 8 लाख करोड़ के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महाराष्ट्र नंबर 1 है। जब से महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई है, तब से विकास हुआ है। जब हम दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे, 3,73,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए गए।
पिछली बार 1,37,000 MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। ये 70 से 80% निष्पादन के चरण में है। ये फिर ऊपर जाएगा। हम महंगाई, टैक्स और बेरोजगारी से परेशान हैं। मुझे लगता है कि भाजपा सत्ता में आएगी। उन्होंने बहुत काम किया है, यही नहीं बल्कि हर जगह काम किया है। मुझे लगता है कि सबसे डरावनी बात यह है कि देश जिस तरह से बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, वहाँ बहुत असंतोष है। 2024 में किए गए वादे, 2019 में किए गए वादे, तब कहा गया बहुत महंगाई है। इसीलिए कई नेता सिलेंडर लेकर जमीन पर बैठ गए थे। अब वे मंत्री हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। डॉलर को रुपए के बराबर आना था। हम किस स्थिति में हैं? शायद सबसे निचले स्तर पर हैं। क्या आपको पेट्रोल डीजल गैस के दाम भी याद हैं? LPG तब 400 था, लेकिन अब 1200 या उससे अधिक है। जिस तरह से कोई पार्टी अपना रुख तब बदल सकती है जब वह सरकार में नहीं हो और तब जब वह सरकार में हो, यह वाकई चौंकाने वाला है। इससे मुझे सबसे अधिक चिंता होती है, क्योंकि आज जो हो रहा है वह 10 साल के एक ही पार्टी के शासन, बहुसंख्यक शासन के बाद वे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 75 साल में क्या किया। जो पिछले 10 साल से देश चला रहे थे, उनका अभियान किस हद तक गिर गया है। यह इस बारे में नहीं है कि उन्होंने क्या हासिल किया है या उन्होंने किस पर काम किया है। ये लोग मटन, मांस और मछली के बारे में बात करते हैं। लोग 400 पार के नारे को थोड़ी सी रणनीतिक गलती बता रहे हैं, क्योंकि अब वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो क्या यह अति आत्मविश्वास पैदा कर रहा था? क्या यह कोई रणनीतिक बात थी? मुझे अब भी लगता है कि हमने जो काम किया है उसके आधार पर हमें पूर्ण और अच्छा बहुमत और अच्छी सीटें मिलेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। हर करियर विकल्प में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है, इसलिए नौकरियां कम हो रही है और प्रतिस्पर्धा अधिक होती जा रही है। अगर भारत में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है तो जो नेता देश को बदलने का वादा करते हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश क्यों भेजते हैं? उन्हें भारत में पढ़ाई क्यों नहीं कराते? क्या आप वकील बनना चाहते हैं? हाँ, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। मैं पुलिस में शामिल होना चाहता हूँ। मैं IPS अधिकारी बनना चाहता हूँ। ये किसकी लहर है? कौन सी पार्टी? भाजपा की। भाजपा आगे चल रही है। क्या आप स्वतंत्र रूप से मतदान करती हैं या वही करती हैं जो आपके पति कहते हैं? यह मेरा अपना निर्णय होगा। क्या आप उनकी बात सुनती हैं? नहीं, मैं उनकी बात नहीं सुनती हूँ। लेकिन क्या आखिरी फैसला आपका होगा? मुझे लगता है कि इस गांव में कांग्रेस आगे है, लेकिन मैं वंचित यानी VBA का समर्थन करता हूँ। आप किसे वोट देंगे? NCP को दूंगा। नरेंद्र मोदी। नहीं, शरद पवार। मैं 7 राज्यों में एकमात्र मुस्लिम सांसद हूँ, चाहे वह कर्नाटक हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। कुछ 6 से 7 राज्य ऐसे हैं जहां आपके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, इसलिए मैं संसद में उनका भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसान हैं। किसान नाराज हैं, लेकिन मैं केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को चाहता हूँ। देश के लिए मुझे मोदी जी चाहिए। ये मोदी के बारे में मैं जो जानता हूँ, अगर उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उन्हें किसी पर निर्भर रहना होगा। मुझे लगता है कि वह खुद चले जाएंगे। अगर तुम्हारे पापा यहाँ बैठे होते, आप उनसे क्या कहेंगे? मेरे पिता सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा और पोता सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। वे हिंदुत्व और देश के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें हम पर गर्व होगा। हमें अलग राज्य नहीं चाहिए। मैं जिद्दी नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि राज्य के अंदर हमारी मांगे पूरी हों और गरीबों पर हो रहे इस अन्याय पर रोक लगे। गरीबों को सशक्त बनाना होगा। वे प्रदाता हैं। एक जंगल में एक पेड़ पर एक गौरैया रहती थी। तभी उस जंगल में आग फैल गई। गौरैया आग की लपटों को बुझाने के लिए पास की झील से अपनी चोंच में पानी की बूंदें लाने लगी।
गिद्धों ने उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, मैं आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। तब गिद्धों ने कहा कि क्या उसके प्रयास आग को रोक पाएंगे? तो इस पर गौरैया ने कहा, मुझे नहीं पता कि आग बुझेगी या नहीं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने की कोशिश करने वालों में लिया जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं।